स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस कन्फर्म क्लासेस में। नमस्कार, मैं हूं कन्फर्म क्लासेस से प्रिंस दुबे और रोज की तरह आज फिर लेके आ गया हूं आपके अपने एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए सिलेक्शन सीरीज। तो दोस्तों, कल मैं थोड़ा सा व्यस्त था जिसके कारण क्लास नहीं हो पाई थी। क्या है, शादी विवाह का सीजन चल रहा है तो चला गया था कहीं। लेकिन कोई बात नहीं, आज हमारी क्लास होगी, कल भी होगी और इसी तरीके से निरंतर चलती रहेगी जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते। तो डेली आपकी प्रैक्टिस कराना मेरा काम है। कभी कभी व्यस्तता इतनी बढ़ जाती है कि चाहते हुए भी मैं उस काम को नहीं कर पाता हूँ। तो कोई बात नहीं है, आज हम वापस से स्टार्ट करेंगे क्योंकि अभी भी बहुत से बच्चे क्लास को कवर नहीं कर पाए हैं। तो 55-56 लगभग 55 क्लास हो चुकी हैं और अभी बहुत से बच्चे क्लासेस में पीछे चल रहे हैं। तो वो भी आपको तो डेली पढ़ना ही है, आपका जो भी टाइम था। अगर आप क्लास पूरी अभी कवर नहीं किए हैं तो जिस दिन गैप हो जाता है उस दिन आपको क्लास कवर करना ही है, ठीक है ना। तो चलिए फिर उसी के साथ आज देखते हैं कि आज हमारा पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। और हमने पिछली क्लास में होमवर्क भी दिया था, बहुत से बच्चों ने उसके आंसर दिए हैं, जो कि आंसर सारे आंसर सभी बच्चों के क्या है, सही है। ठीक, चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है और 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि व्यक्ति अपनी गति बढ़ाकर 8 किलोमीटर प्रति घंटे कर देता है तो उसी दूरी को तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो आसान सा क्वेश्चन है। उसने बोला 6 की चाल से जाता है, 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाता है और कितनी देर चला है, 4 घंटे। तो 6 चौको 24, यानी कि 1 घंटे में 6 किलोमीटर जा रहा है तो कितना गया है, 4 किलोमीटर। यही तो दूरी होती है कि आपने 4 घंटे में कितना कवर किया है, कितनी दूर आप गए हैं। तो एक में 6 जाते हैं तो 4 में कितना जाओगे, तो 6 गुणा 4। बाकी गुणा कराने की कोई जरूरत नहीं है, ये अपनी आ गई, क्या आ गई, दूरी। दूरी अब इसी को कवर करना है कितने की चाल से, तो 8 की चाल से। 4 एका 4 दूनी 8, 2 से जाएगा अपना ये 3 बार, यानी कि 3 घंटे हमारा हो जाएगा आंसर। बात समझ रहे हैं ना कि 1 घंटे में 6 किलोमीटर तो 4 में कितना, तो 6 गुणा 4, ये दूरी आ गई। अब यही कवर कराना था 8 की चाल से। कब आया है, आपके एसएससी जीडी 2024 में आया है। तो इस तरीके के आसान क्वेश्चन भी आपके पेपर का पार्ट बनते हैं। तो हमें सारे क्वेश्चन सीखना है, देख लेना है एक बार, है ना। चलिए, तो भिन्नों का एलसीएम पूछा था। 9/4, 21/10 और 63/20 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो जब भी भिन्नों में एलसीएम पूछे या एचसीएफ, अगर आपके पास भिन्न दी है और आपसे एलसीएम पूछा है तो आपको ऊपर ऊपर, यानी ऊपर क्या होता है, अंश। तो ऊपर ऊपर वाली संख्याओं का तो एलसीएम लेना है, लेकिन नीचे वालों का एचसीएफ लेना है। और अगर आपसे एचसीएफ पूछता, अगर वो बोलता 9, 21, 63, 9/4, 21/10 या 63/20 का क्या चाहिए है, एचसीएफ, तो ऊपर ऊपर वाली संख्याओं का तो एचसीएफ लेते और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेते। तो ये कॉन्सेप्ट आज आप सीख चुके हैं। जिन बच्चों को नहीं आता था वो आज इस कॉन्सेप्ट से फ्री हो गए। तो 9, 21 और 63 का हमें एलसीएम चाहिए। अगर एलसीएम पूछना है तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम, जो कि हो जाएगा, यानी ऐसी संख्या बताइए जो 9 से भी कटे, 21 से भी कटे और 63 से भी कटे। तो वो संख्या 63 ही है। 63 से 63 कट जाएगा, 21 या 63 होता है और 9 7 63। तो ऊपर ऊपर वाली, यानी ऊपर तो एलसीएम चाहिए है, लेकिन नीचे वाली संख्या का चाहिए है एचसीएफ। एचसीएफ मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 4 को भी काट दे, 10 को भी काट दे और 20 को भी काट दे। तो वह बड़े से बड़ी संख्या है दो। वह बड़े से बड़ी संख्या है दो। 2 से देखो 4 भी कट रहा है, 10 भी कट रहा है और 20 भी। 4 नहीं है, 4 से 4 कटेगा, 20 कटेगा, लेकिन 10 तो नहीं कटना ना। इसलिए सबसे बड़ी वह संख्या जो 4, 10 और 20 को काट दे वो एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ मतलब आंसर हो गया 63/20। कहाँ है भाई, 63/20 नहीं, 63/2, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए। जॉन ने एक बैंक खाते में $1200 जमा किए। बच्चे क्या है, रुपए में हैबिट होती है उनकी रुपए पढ़ने की, लेकिन कभी कभी इस तरीके से सैंबल आ जाता है तो घबराना नहीं है। रुपए डॉलर एक ही, मतलब जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं जैसे करते थे वैसे ही करना है। 4 वर्ष बाद खाते में $1400 हो जाते हैं, यानी 1200 से कितने हुए हैं, 1400। कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 200। तो यही तो ब्याज है, यही तो क्या है, ब्याज। लेकिन ये जो आप ब्याज देख रहे हैं ये है 4 वर्ष का।
कितने वर्ष का है, 4 वर्ष। और हमें बतानी है दर, दर जो की होती है वार्षिक, यहाँ लिखा भी है प्रति वर्ष। तो हम बोलेंगे कि 4 वर्ष का ब्याज है, 4 वर्ष का ब्याज है 200 रुपए। तो 1 वर्ष का कितना होगा, तो 1 की वैल्यू निकालने के लिए कराते हैं भाग, 4 से जाएगा, 4 पंचे 20, शून्य का शून्य, यानी कि 50 रुपए ब्याज हो गया। तो अब दर कैसे निकालते हैं, 50 रुपए वार्षिक ब्याज मिलता है, वार्षिक मतलब 1 साल का। ब्याज मिलता किस पे है, तो ब्याज हमेशा मिलता है मूलधन पर। जो राशि आप जमा करते हैं या उधार लेते हैं वो कहलाती है मूलधन, और ये जो हो जाती है उसको बोलते हैं मिश्र धन। ये मूलधन है, ये मिश्र धन है, ये जो बढ़ गया ये क्या है, ब्याज। तो 50 रुपए का ब्याज मिला, कितने पर मिला है, 1200 पर। बन गई, भिन्न बनाना है प्रतिशत, गुणा कराएंगे 100 का। 2 शून्य से 2 शून्य गए, 6 से चला जाएगा, मतलब 2 से चला जाएगा, 2 से जाएगा 6 बार, 2 से जाएगा 25 बार, तो 6 चौको 24, और फिर दशमलव में है तो दशमलव देखो, 6 चौको 24, उसके बाद हल करना है। तो एक ही ऑप्शन में 4 दिख रहा है और यही हमारा आंसर हो जाएगा, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, चलिए। छात्रों के एक समूह का औसत वजन 44 किलोग्राम है। 40 किलोग्राम वजन वाला एक छात्र समूह छोड़ देता है और 34 किलोग्राम वजन वाला एक अन्य छात्र समूह में शामिल हो जाता है। तो यहां लिखेंगे औसत। औसत क्या चल रहा है, तो औसत चल रहा है 44, और फिर एक छात्र गया है, एक अन्य छात्र आया है, उसके बाद जो नया औसत हो गया है वो हो गया है 43.4, यानी देखा जाए तो औसत में कमी आई है 0.6 की। क्यों आ गई है ये कमी, कमी इसलिए आ गई है क्योंकि 40 किलोग्राम का एक व्यक्ति गया था और उसके बदले आया है 34 किलोग्राम का एक दूसरा व्यक्ति आ गया है। तो हमें अच्छे से मालूम है कि जब गिरोह से 40 किलोग्राम का व्यक्ति गया है और बदले में 40 किलोग्राम का ही व्यक्ति आ जाता तो ना औसत बढ़ता ना घटता, लेकिन 40 का व्यक्ति गया है और 34 किलोग्राम का व्यक्ति आया है तो वो लाया है 6 किलोग्राम कम, 6 किलोग्राम कम लाया है। तो 6 किलोग्राम जो कम लाया है इसका खामियाजा सभी को भुगतना पड़ेगा। तो उसने बता दिया है कि इस 6 किलोग्राम की वजह से 0.6 में औसत में कमी आई है। औसत मतलब हर एक, यानी हर एक के खाते से, हर एक के खाते से, हर एक के खाते से 0.6 की कमी हुई है, और टोटल कमी कितने की हुई है, 6। तो इस औसत क्यों कम हुआ है, क्योंकि व्यक्ति 6 किलोग्राम कम आया है। तो इस 6 की वजह से हर एक के खाते में कमी आई है 0.6 की। तो यहां से निकल के आएगी व्यक्तियों की संख्या। कैसे, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको 10-10 रुपए बांटना है, आपको 10-10 रुपए बांटना है, और आप कहेंगे कि सर हमने 60 रुपए बांटे हैं, कुल कुल 60 रुपए बांटे हैं, तो मैं सुन के समझ जाऊंगा कि आपने कितने लोगों में पैसे बांटे हैं। कुल बांटे हैं 60 रुपए, और हर एक को कितने दिए हैं, हर एक को दिए हैं 10, यानी कि आपने कितने लोगों में पैसे बांटे हैं, 6 लोगों में। तो इस तरीके से आप संख्या निकाल सकते हैं। तो वही मैं यहाँ समझा रहा हूं आपको कि औसत कितना, कुल कितनी कमी आई है, 6 की, जबकि हर एक के खाते में, औसत मतलब हर एक में कितनी कमी हुई है, 0.6 की। दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद एक अंक है यहाँ, दशमलव के बाद एक अंक है, तो ऊपर एक शून्य आ जाएगा, और 6 से जाएगा कितने बार, 10 बार, यानी कि बच्चों की जो संख्या है समूह में कितने छात्र हैं, समूह में 10 छात्र हैं। ठीक है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, और ये कब आया है, एसएससी जीडी 2024 में आ चुका है। चलिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है। तो 25% का मतलब होता है 1/4। तो उसने बोला ना क्रय मूल्य से, यानी कॉस्ट प्राइस से, अंकित मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस, हिंदी में भी लिख सकते हैं आप, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य 25% अधिक है। 25% का मतलब होता है 1/4। किससे, क्रय मूल्य से, जिससे बोलता है नीचे वाली संख्या वही होती है। तो क्रय मूल्य है 4, 4 से 1 अधिक है 5, ये अपना मार्केट प्राइस आ गया। तो वह अधिकतम छूट प्रतिशत क्या है जिस पर दुकानदार अपनी वस्तु को बिना लाभ या हानि के बेचता है। तो बिना लाभ और हानि के हम कब बेचते हैं, बिना लाभ और हानि के हम कब बेचते हैं, ऐसी कौन सी स्थिति है जब ना तो लाभ होगा ना हानि। अरे भाई, जितने रुपए में आप खरीद कर लाए हो, अगर आपने वस्तु को
उतने ही रुपए में बेचा है, तो ना आपको लाभ होगा ना हानि। यानी कि आप जब क्रय मूल्य पर ही वस्तु को बेच देते हैं तो ना लाभ होता है और ना हानि होती है। तो वो बोल रहा है कि वह अधिकतम छूट प्रतिशत क्या है, यानी कि वह डिस्काउंट बताइए जिस पर ना लाभ होगा ना हानि। तो भाई 5 रुपए वाली वस्तु जो आपने अंकित मूल्य कितना बना रखा है 5, 5 वाली वस्तु पर आप 1 रुपए कम करके बेच दो, यानी क्रय मूल्य पर ही बेच दो, तो ना लाभ होगा ना हानि। यानी 1 रुपए का डिस्काउंट दे दो। डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर, यानी कि 5। तो 1/5 की आप छूट दे दो। 1/5 का मतलब होता है 20% कम कर दो, तो ना लाभ होगा ना हानि। 1/5 बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत, गुणा कराएंगे 100 का। इस तरीके से प्रतिशत बनाया जाता है। 5 दूनी 10, शून्य का शून्य, 20%। ठीक है ना, तो 20% की छूट दी जानी चाहिए। चलिए, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए, एसएससी जीडी 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। यदि x बराबर 2 है, तो अब जब x का मान उसने बता दिया है, तो ये तीन, आपको 3 संख्याएं दी हुई हैं, यहाँ आप x का मान रख के चतुर्थानुपाती बता सकते थे। तो x बराबर 2 है। कई बार क्या होता है, हम क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, बस उसका रूप देख के डर जाते हैं और वहां क्वेश्चन को नहीं बना पाते। तो अब हमने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, हमने 2025 के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, कुछ हमने उसमें एनटीपीसी के क्वेश्चन भी ऐड किए थे, आरपीएफ एसआई के क्वेश्चन भी थे, और आरपीएफ कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस। तो इतने क्वेश्चन आप जब देख के जा रहे हैं, इतनी बेहतरीन प्रैक्टिस के साथ जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से वहां आपसे मैथ वाले पोर्शन में मतलब सारे क्वेश्चन आ ही जाएंगे। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं रह जाएगा। 20 के 20 क्वेश्चन सही करके आओगे। क्वेश्चन इतने देख लिए, क्योंकि तो x का मान है 2, तो 4x मतलब 4 x मतलब 4x मतलब 4 गुणा x, तो x का मान है 2, तो 4 दूनी कितना हो गया 8 है अपना, और 8 के बाद क्या है x धन 4, तो 2 धन 4 कितना 6 हो गया। 3x मतलब 3 गुणा x, तो 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया 5, और इसका हमें चाहिए है चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती मतलब d लिख सकते हैं चौथा। तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि अगर आपको 3 संख्याएं दी हैं, तो आपको लिखना है ए बी सी डी, और ए अनुपात बी समानुपात यहां लगा देते हैं, और चाहो तो अपन अलग से भी लिख सकते हैं। अगर जो बच्चे पहली बार जोड़ रहे हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जब भी समानुपात का कोई क्वेश्चन आता है और आपको 3 संख्याएं दी हैं, तो आपको ए बी सी डी लिखना है। ए अनुपात बी समानुपात समानुपात सी अनुपात डी। और अगर आपको सिर्फ 2 संख्याएं दी हैं, मध्यानुपात वगैरह पूछ रहा है, तो बी को लिखते हैं 2 बार, और तरीका यही रहता है, बाहर का बाहर से गुणा, अंदर का अंदर से गुणा। तो ये उसी फॉर्मेट में लिखे हैं, बाहर का बाहर से गुणा, अंदर का अंदर से गुणा, बीच में लगाते हैं बराबर। यानी आप लिख सकते हैं 8 गुणा डी बराबर 6 गुणा 5। तो डी की वैल्यू चाहिए हमें, यानी चतुर्थानुपात, इसलिए मैंने डी बोला इसको। कि आप बोल दो 6 गुणा 5, नीचे आ जाएगा 8, कटता है काट दो, 2 से जाएगा 4 बार, 2 से जाएगा 3 बार, तो 3 5 15/4 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आसान सा क्वेश्चन था, और आप सारे बच्चे जो डेली क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं निश्चित रूप से बना ही पा रहे होंगे। चलिए, 28 संख्याओं का औसत 110 है। यदि हम प्रत्येक संख्या में b जोड़ते हैं, तो औसत हो जाता है 128। b का मान ज्ञात कीजिए। तो 110 से औसत हो गया है 128, और प्रत्येक संख्या में आपने b जोड़ा है, मतलब कोई संख्या जोड़ी है। तो हमें अच्छे से मालूम है, जो हम प्रत्येक संख्या में जोड़ते हैं, यानी जिस संख्या से हम प्रत्येक संख्या को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, या प्रत्येक संख्या में हम जो परिवर्तन करते हैं, वही परिवर्तन होता है औसत में। तो पहले औसत था 110, अब हो गया है 128, मतलब औसत बढ़ गया है 18 से। और 18 से इसलिए बढ़ा है क्योंकि हम प्रत्येक संख्या में एक ही संख्या जोड़ रहे हैं, वो भी है। तो उसने पूछा बी का मान क्या है, तो हर एक संख्या में आपने 18 ही जोड़ा होगा, तभी तो आपका औसत 128 हुआ है। तो हर एक संख्या मतलब जितने से औसत बढ़ा है, उतनी ही आपने हर एक संख्या में जोड़ा, उतनी ही आपने हर एक संख्या में परिवर्तन किया होगा, वृद्धि की होगी या कमी की होगी, जो भी हो रहा है। तो हर एक संख्या में जो परिवर्तन होता है, वही परिवर्तन होता है औसत में। तो उसने बोला कि हम प्रत्येक संख्या में b जोड़ रहे हैं, तो प्रत्येक संख्या में b जोड़ने के बाद औसत कितना हो गया है 128। तो औसत कितने से बढ़ गया है, औसत बढ़ गया है 18 से, यानी उसने हर एक संख्या में
18 ही जोड़ा है। ठीक है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, जब उसने कल भी एक रील में क्वेश्चन कराया था कि एक संख्या हटाई जाती है तो औसत क्या होगा। तो औसत कैसे हमने कई कॉन्सेप्ट किए हैं जो आपके एग्जाम में आने लायक हैं। ये क्वेश्चन आप समझ ही गए होंगे। तो जो प्रत्येक संख्या में परिवर्तन होता है वही परिवर्तन होता है औसत में। औसत 110 से 128 हो गया, जितना बड़ा है वही आपने जोड़ा है, या हर एक संख्या में जितना जोड़ते हैं वही औसत बढ़ता है। इस बात को आपको लिख लेना है। चलिए, और ये सिर्फ जोड़ने पर लागू नहीं है, घटाने पर भी लागू है। हर एक संख्या में जो जोड़ोगे वही औसत में जुड़ेगा, मतलब उतने से ही औसत बढ़ेगा। हर एक संख्या में जो कमी होती है वही कमी होती है औसत में। हर एक संख्या में अगर आप गुणा कराते हैं तो औसत भी उतने ही गुना हो जाएगा। हर एक संख्या में भाग कराते हैं तो औसत में भी उतने से भाग हो जाएगा। ठीक, चलिए। तो 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 15 सेंटीमीटर आधार व्यास वाले एक शंकु का आकार दिया गया है। शंकु की ऊंचाई बताइए। यानी कि गोले को पिघलाकर क्या बनाया जा रहा है, शंकु। तो हमने ढेरों क्वेश्चन किए हैं, आपको आना चाहिए क्वेश्चन, कि जब भी हम किसी भी ठोस आकृति को पिघलाते हैं तो हमारे काम आता है सिर्फ और सिर्फ आयतन। ठीक है ना। गोला, शंकु, बेलन, अर्धगोला, इनके फॉर्मूला आपको याद कर लेने हैं, बस आपका एग्जाम में काम बन जाएगा। तो किसको पिघलाया है, गोले को। तो सबसे पहले आपको लिखना है गोले का आयतन। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब जितनी मात्रा इसकी है, यानी जो मटेरियल पिघला के आपने गोले से निकाला है उसी मात्रा के बराबर में आपको बनाना है शंकु, इसलिए हम लगाते हैं बराबर। यानी कि दोनों आकृतियों का, दोनों ठोस आकृतियों का जो आयतन है वो क्या है, बराबर है। वो क्या है, बराबर है, इसलिए बीच में बराबर रहता है। इसको पिघला के हम बना रहे हैं शंकु। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। नीचे इसके आधार पर होता है, क्या होता है, वृत्त। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और गुणा करा देते हैं ऊंचाई से। और जो भी इस तरीके की आकृति होती है ये होता है अपना शंकु। ये होता है अपना शंकु। जो भी इस तरीके की आकृति होती है उसके आयतन में आगे जुड़ता है 1/3। ठीक है ना। चलिए, तो ये इसका फार्मूला हो गया। लेकिन हमें पहले वाले में तो त्रिज्या दी है, ये देखो 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले हम यहाँ वैल्यू तो रखेंगे ही, यानी लिख दो यहाँ पे, देखो 4/3, पाई का पाई रहने दो क्योंकि उस साइड भी पाई है। आर की जगह पे लिखेंगे 15 गुणा 15 गुणा 15, क्योंकि इसकी त्रिज्या 15 थी, बराबर 1/3। ठीक, और यहाँ आ जाएगा अपना पाई, और आर वर्ग जो है यहाँ आर नहीं, यानी कि क्या दिया है, व्यास। ये जो 15 सेंटीमीटर आप देख रहे हैं ये व्यास है। तो व्यास का आधा जो होता है वो होती है त्रिज्या, व्यास का आधा। तो यहाँ आप लिखेंगे 15/2। हमारी जो त्रिज्या है वो क्या है, 15/2। कहाँ, यहाँ शंकु वाले केस में। तो शंकु का हमें व्यास दिया है, हमें बना लेनी है त्रिज्या। व्यास का आधा होता है त्रिज्या। और यहाँ फिर से आ जाएगा 15/2। और हमसे पूछ रखा है, क्या पूछा है हमसे, ऊंचाई। ऊंचाई मतलब h। ठीक है ना। और ये संख्याएं आप पहले भी काट सकते थे, जैसे कि 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, लेकिन मैंने लिख दिया है। तो आप मतलब अगर पहले नहीं काट पाते हैं तो आप बाद में भी इसे काट सकते थे, यानी कि ठीक है ना। यानी ये अपने काम का नहीं है, पाई से पाई चला जाएगा, ये काम का नहीं है। ठीक, 15 से ये वाला 15, क्योंकि हम जब इसका पक्षांतर करेंगे तो 15 गुणा 15 जब आएगा तो नीचे आ जाएगा, और 2 गुणा 2 आएगा तो ऊपर आ जाएगा, है ना। इतना हम पक्षांतर जानते ही हैं। इस 15 से ये वाला 15 चला जाएगा। अब आप देख ही पा रहे होंगे 2 दूनी 4, ये 4 यहाँ आ जाएगा। जो नीचे होता है भाग में होता है, पक्षांतर में बराबर के सेड़ा के ऊपर गुणा में आ जाता है। 4 और गुणा 15 बराबर आ गया अपना h। तो 15 चौके 60 और 60 चौके यानी 6 चौके 24, 240 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है ना। वैसे तो एक लाइन का क्वेश्चन था, यहाँ से अगर आप काटा पीटी कर लेते, लेकिन कई बच्चे इसे जमा नहीं पाते हैं और मेंसुरेशन के नाम से ही डरते हैं, तो उन्हें सिखाना भी जरूरी है। ठीक है ना। एक ही 2 क्वेश्चन का काम है, अगर आएंगे तो डरना नहीं है, उन्हें बनाना है। ठीक, चलिए। और ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये है आपका होमवर्क। जैसा कि आपको मालूम होगा कि अभी 2-3 क्लासेस से हम होमवर्क दे रहे हैं। एक क्वेश्चन आपका होता है
क्योंकि अब हमारी ढेरों क्लासेस हो चुकी हैं, अब आपको इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि आप क्वेश्चन बना सकते हैं। तो खुशी की बात यह है कि जितने बच्चे भी कमेंट कर रहे हैं बहुत बढ़िया कमेंट कर रहे हैं और मतलब उनके आंसर सही निकल रहे हैं, तो देख के अच्छा लगता है और बहुत खुशी हो रही है मुझे कि हाँ आप बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हैं। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो उनसे कहना चाहूंगा कि बच्चों आप भी इसका हिस्सा बनिए, जो होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं आपको उसका आंसर देना ही है। ठीक, चलिए, तो ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। और चलिए, और इसी क्रम में जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था उसका आंसर भी मैं आपको बताऊंगा, उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए, एलपीजी सिलेंडर के मूल्य में, और जैसा कि आपको मालूम ही है कि एलपीजी सिलेंडर की कितनी परेशानी हो रही है हमारे अभी देश में, क्योंकि विदेशों में हालात जो है वो ठीक नहीं है, स्थिर नहीं है, जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका असर हमारे देश में भी देखने को मिल रहा है। तो अभी एलपीजी गैस की दिक्कत हो ही रही है ना। तो देखो, अब बिल्कुल जैसे हालात हैं, हालातों को देखते हुए आपके लिए मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। और कहाँ से लेके आया हूँ, देखो आरपीएफ कांस्टेबल 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो एलपीजी सिलेंडर के मूल्य में 676 रुपए से 845 रुपए की बढ़ोतरी हुई, क्योंकि कमी आ गई है सिलेंडर की, रेट बढ़ ही गए होंगे। तो अब क्या करना चाहिए, तो खपत को कितने प्रतिशत, आप गैस सिलेंडर ज्यादा चला सकते हैं लेकिन कैसे, खपत कम कर दो, है ना। जितना निमंत्रण आ रहा है शादियों से, सारे घर के जाओ, ठीक। भाई कोई भी कार्ड आता है अगर उसमें सपरिवार नहीं लिखा है तो अभी हालात ऐसे हैं कि लिख लो, चलेगा, ठीक है ना। व्यवहार थोड़ा सा ज्यादा लिखा देना, बाकी तो इस तरीके से काम चला लो, घर की खपत को कम कर लो, बाकी बाहर बराबर जैसा चलता है चलने दो, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से खपत को, घर की खपत कम कर दो, बाहर घुमाओ। भाई गर्मियों का मौसम है, मामा के यहाँ चले जाओ, रिश्तेदारों के यहाँ चले जाओ, जो आपसे बार बार पूछते हैं कि भाई कैसी तैयारी चल रही है, कुछ दिन उनके यहाँ रुक के आ जाओ, है ना। क्लासेस में आपको ऑनलाइन दे ही दूंगा, तो ऐसे आप खपत को कम कर सकते हैं। खैर ये तो मजाक की बात थी, आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो 676 रुपए से 875 रुपए की बढ़ोतरी हो जाती है। तो पहले आपने ऐसे क्वेश्चन किए होंगे जब मैंने आपको बताया था कि कीमत और खपत, कीमत और खपत का डायरेक्ट कनेक्शन है। कैसे कनेक्शन है, कीमत गुणा खपत क्या होता है, खर्चा, क्या होता है, खर्चा। जैसे आप 10 रुपए की एक आइसक्रीम लाते हैं, आइसक्रीम का जो मूल्य है, कीमत है, वो 10 रुपए है, और आपने बैठे बैठे वहां 4 खा ली, खपत मतलब खा गए आप, तो 10 चौके 40 रुपए आपका क्या हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं कीमत गुणा खपत क्या होता है, खर्चा होता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। उसने बोला है कि कीमत जो थी वो थी 676 रुपए, और बढ़ के हो गई है 845 रुपए, ठीक। अगर आपको अगर आपको क्या एलपीजी सिलेंडर पर खर्च की जाने वाली राशि यथावत रही, अगर आपको खर्चा बराबर रखना है, भले कीमत बढ़ गई या घट गई, अगर आपको खर्चा बराबर रखना है तो आपको खपत को कम करना ही पड़ेगा। तो जब भी आपको खर्चा बराबर रखना है तो कीमत के अनुपात का जस्ट उल्टा होगा, जस्ट उल्टा होगा खपत का अनुपात। 875 से 676, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो जब भी आपको खर्चा बराबर रखना है, यथावत मतलब पहले जैसा ही, खर्चा आपको पूर्ववत रखना है, तो कीमत का जो भी अनुपात है उसका जस्ट उल्टा होगा, किसका अनुपात, खपत का अनुपात, ठीक है ना। और अगर खपत का दिया है तो ऐसे ही आप कीमत का अनुपात भी बना सकते हैं। अब आप चाहें तो गुणा करके देख सकते हैं, बाकी कराना नहीं है। देखो 676 गुणा 845 वही खर्चा आएगा, 676 गुणा 845, तो हमें गुणा नहीं कराना है, बस हमें तो बताना है, क्या बताना है कि खपत कितनी कम कर ली जाए। तो 845 से खपत को करना है 676, कितना कम हो गया, 15 में से 6 गया, यहाँ आ गया, देखो 9 आ गया, 13 में से 7 गया, यहाँ 6 आ गया, 7 में से 6 गया 1, 169 से आपको खपत को करना है कम, ये है अपनी खपत। 169 की कमी की गई है, कितने से, 845 से, 845 से बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत, गुणा कराएंगे 100 से, ठीक है। किससे जाएगा, 13 से जाएगा, 13 से जाएगा, देखो वैसे तो चला जाएगा, देखो सीधा 169 से 16 पंचे 80, 800 हो गया, और 9 5 45, 845, तो 169 एकम
169 पंचे 9 5 45 यूनिट डिजिट से आइडिया लगा सकते थे। और 1/5 का मतलब होता है 20%। बाकी आप आगे भी काट सकते हैं, 5 दूनी 10, शून्य का शून्य। तो खपत कितनी कम कर दी जाए? 20% से कम कर दी जाए। तो कीमत गुणा खपत का अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, तो ऐसा क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में किया था, बहुत से बच्चे इसका आंसर बता पाएंगे। लेकिन जो आज ही जोड़ रहे हैं, तो आज आपका एक नंबर पक्का करा देता हूं, चाहे एनटीपीसी का क्वेश्चन पेपर हो, आपका जीडी का क्वेश्चन हो या कोई भी, तो किसी भी एग्जाम में डायरेक्टली इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो 0.474747, तो कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? आप कहेंगे 47, तो इस पे लगा दो बार। यानी आपका क्वेश्चन जो है वो है 0.47 के ऊपर बार। जो संख्या रिपीट होती है उसी के ऊपर। तो क्या रिपीट हो रहा है? देखो 47 47 47, तो 47 पे बार लगा दो। पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन तो खत्म ही नहीं हुआ है। अब इसको भिन्न कैसे बनाते हैं? तो भिन्न बनाते हैं, ये आप 47 का 47 लिख दो। कितने नंबर पर? कितने नंबर पर बार है? दोनों पर है, 2 बार आपको सिर्फ 9 लगाना है। दशमलव के आगे कोई नंबर है? नहीं है, शून्य है, तो बस उसे छोड़ दो, कोई काम का नहीं है। ये बन गई आपकी भिन्न। 47/99 आपका आंसर हो जाएगा। पढ़ते पढ़ते मुश्किल से 2 से 5 सेकंड में आप इसका आंसर एग्जाम में बता पाएंगे। ठीक है ना? चलिए, और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी हमने पहले किया था। तो आपके पास 2 क्वेश्चन हो गए, आप चाहे तो अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। तो एक पैटर्न आपका कंप्लीट हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको लास्ट से करना है। तो ये भी देखो वर्गमूल का निशान है, यानी आपको इसका वर्गमूल बताना होता है। तो 196 का वर्गमूल आपको याद है, तो वो होता है 14। अब आ गए आप इस पर, तो 375 में से आपको 14 घटा देना है। तो 375 में से 14 जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा देखो 361। तो ये आ गया, यानी यहाँ तक का सॉल्यूशन मैंने लिख दिया, √361। और √361 मतलब 361 का आपको वर्गमूल बताना है, जो कि होता है 19। बाहर लिखा है ये इस तरीके से 244, और इस पर भी वर्गमूल लगा हुआ है। तो 244 में से फिर 19 जाएगा, तो आ जाएगा अपना देखो 225 आ जाएगा ना, 225 आ गया। 14 में से 9 गया, 5 आ गया, और 3 में से गया 2, और 2 का 2। और ये भी इसमें है वर्गमूल, तो इसका वर्गमूल आपको बताना है। तो इसका वर्गमूल होता है 15। तो यहाँ तक का क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। और बाहर लिखा है 159। तो इसमें से आप 15 निकाल दो, तो 159 में से 15 जाएगा, तो आ जाएगा देखो 144। 9 में से 5 गया 4, 5 में से गया 4, 144। तो 144 किसका वर्ग है? तो इसका वर्गमूल बताना है, जो कि होता है 12। और यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, 12। ठीक, चलिए, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था। इसका आंसर जितने बच्चों ने भी बताया है सही ही बताया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो कैसे करना है यहाँ पे लिख के बता देते हैं कि अंडर रूट, यहाँ ब्रैकेट है, 60-x बराबर अंडर रूट, यहाँ लिखा है 21 धन ब्रैकेट में है, और अंडर रूट 225। यहाँ 2 बार अंडर रूट है। ठीक, तो कैसे करना है देखो। सबसे पहले मैं कहूंगा इस वर्गमूल से ये वाला वर्गमूल कैंसिल हो गया, वर्गमूल से वर्गमूल कट गया। अगर दोनों साइड है तो कोई काम का है नहीं, वर्गमूल से वर्गमूल गया। ठीक है ना, ये ब्रैकेट था। तो यहाँ आ गया 60-x, और यहाँ बराबर में क्या है 21। अब ये वाला वर्गमूल तो नहीं कटा है, एक वर्गमूल से एक वर्गमूल जाएगा, तो धन अंडर रूट 225, यानी 225 का वर्गमूल क्या है 15 है। तो 15 और 21 कितना हो गया 36 हो गया। तो यहाँ है 60, 21 और 15 36। इस साइड लेके आओगे तो ऋण 36 हो जाएगा, वहां धन का था। ऋण x को उस साइड ले जाओ, हो गया धन x। तो 60 में से 36 गया, आंसर आ गया आपका 24। यही सारे बच्चों ने आंसर बताया था, जो कि आपका आंसर है सही। तो यहाँ हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। जो कल होमवर्क दिया था उसका आंसर 24 ही है, मैंने सॉल्व भी करके आपको बता दिया। आपने भी ऐसा ही कुछ किया होगा, और जिन बच्चों से नहीं आया था वो इसे सीख लें और उसे अपनी कॉपी में लिख लें। तो चलिए फिर, और जो आज मैंने होमवर्क आपको दिया है उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ही बताना है। और बढ़िया तरीके से मेहनत करते रहिए, निश्चित रूप से आपकी मेहनत सफल होगी। चलिए फिर मिलते हैं किसी और अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।